बात की थी वृद्धि के बारे में, विकास के अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था हमने, सिद्धांत जो थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। आज हम विकास के रूप के बारे में जो है बात करेंगे। तो विकास का रूप, विकास जो है वो सामान्य से हमेशा विशेषता की ओर जो है चीजों को लेकर चलता है। कल भी हमने डिस्कशन किया था कि पहले आप सामान्य बातों को, सामान्य चीजों को सीखते हैं, उसके बाद जो है विशिष्ट चीजों का उपयोग करना सीखते हैं धीरे धीरे, और वो आपके विकास को दर्शाता है। तो विकास के रूप की जब हम बात करते हैं तो विकास के सामान्य तथा विशेष सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद एक बात हमें प्रमुख रूप से समझ में आती है कि वह विकास की प्रक्रिया अपनी कुछ विशेषताओं को क्या है आगे लेकर चलती है। मतलब कि विकास जो है अपनी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ता है, कि जो चीजें धीरे धीरे संपन्न होती हैं उनकी अपनी एक गति होती है। तो इसमें हमें इस बात का ज्ञान होता है कि प्रत्येक बालक या फिर उसकी विकास की अवस्था पर जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, विकास की उन अवस्थाओं पर व्यवहार का कौन सा रूप विकसित होगा, बालक की आयु, कद और भार, मानसिक विकास की अनुसार उसके लिए मार्गदर्शन की संभावना का विकास कर सकता है, या फिर विकास की जो प्रक्रिया है उसके दौरान हमें कुछ विशेष बातें जो है वो बताती हैं। ठीक है, तो विकास का रूप आपको क्या करता है, कुछ विशेष बातों के बारे में अवगत कराता है। ठीक है, तो विकास आपको क्या बताता है कि प्रत्येक हर एक बच्चे की, हर एक बालक की उसकी अपनी क्या होती है, विकसित होने की दर होती है, रेट होता है। मतलब अपने आधार पर वो विकसित होता है और उस पर बहुत सारी चीजों का क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि विकास की क्या होती है, विकास की अवस्था की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, संभावना मतलब कि हमें ये पता है कि हर अलग अलग स्टेजेस में बच्चों के अंदर किस प्रकार के विकास को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो क्या है, हमारे लिए एक संभावना है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजों के प्रभाव के कारण वैसा ना भी हो एक आधे बच्चे में, तो ये कोई विशेष बात नहीं होती। ठीक है, तो संभावनाओं को साथ लेकर चलता है विकास। फिर किसी भी बालक के लिए, ठीक है, किसी भी बच्चे की जो एज है, उसका जो वेट है, ठीक है, उसकी जो हाइट है, वो क्या करता है, विकास का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, कि उस आधार पर बच्चे बहुत सारी चीजों में क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को व्यवहारिक रूप से सीख लेते हैं। तो विकास में आपको क्या है, बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास जो है जिन विशेष बातों को प्रस्तुत करता है उसमें सबसे पहले का आता है आकार और भार। ठीक है, तो शारीरिक अभिवृद्धि की जब हम बात करते हैं तो उस समय बालक के आकार और भार में परिवर्तन जो है दृष्टिगत होता है। ठीक है, कि जब आप किसी चीज की शेप की बात कर रहे हैं या फिर उसके वेट की बात कर रहे हैं यानी भार की, तो आपने देखा है कि बच्चों में विकास जब होता है तो उनकी शेप यानी कि उनके आकार में, ठीक है, और उनके भार में क्या है, परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कैसा है, आप इसको देख सकते हैं, आपको देखने से पता लगता है व्यक्ति को। ठीक है, कि व्यक्ति का भार बढ़ रहा है, या उसके जो भी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन है, या फिर वो किसी चीज से प्रभावित है, बीमार है, हर एक चीज का जो प्रभाव है आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं ये चीजें कैसी है, दृष्टिगत है, हमें दिखाई देती हैं, जिस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे कोई भी बच्चा बढ़ता है उसके शरीर में, भार में, जो कद में, व्यास में क्या मिलती है, असामान्य विधि मिलती है। ठीक है, कि शेप यानी आकार, या फिर आपका अगर बात करें वेट, दोनों में ही कैसा, असमान वृद्धि आपको देखने को मिलती है। असमान का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बच्चे में समान रूप से वृद्धि नहीं होती। ठीक है, एक ही, मान लीजिए एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष के सभी
बच्चों का जो भार है वो समान नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। ठीक है, और आकार भी असमान होता है। ठीक है, तो ये इन चीजों पर निर्भर करता है कि आकार और जो भार है दोनों ही दृष्टिगत है। मतलब आप इनको क्या कर सकते हैं, बाहरी रूप से भी इनको आप देख सकते हैं और उस आधार पर भी आप इसमें परिवर्तन बता सकते हैं। फिर है अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अनुपातिक परिवर्तन यानी जो किसमें होता हो, अनुपात में होता हो। अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे किसी भी चीज को, मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है। ठीक है, आपको इसे बांटना है, तो हमने इसे 1/3 भाग में बांट 1/4 भाग में बांट दिया। तो ये क्या है, अनुपात की एक पिज्जा के हमने क्या कर दिए, 4 पीस कर दिए। आप इसे 1/3 भाग में अगर बांट रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से, तो 1/3 कर दिया। तो ये अनुपात होता है कि हमने एक चीज को अलग अलग तरह के अनुपात में बांट दिया, तो उसको अनुपातिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन आपको विकास के स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो विकास की प्रक्रिया में मध्य बालक के शारीरिक विकास में अनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस आधार पर बालक की लघु प्रौढ़ रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में अनुपात में वृद्धि होती है और बालक की मानसिक विकास में भी अनुपातिक परिवर्तन देखा जाता है। तो जैसे हमने कल देखा था कि जब हम विकास की बात करते हैं, ठीक है, और उस विकास के आधार पर हमने ये देखा था कि यदि कोई बच्चा कितना है, 8 वर्ष का, ठीक है, वो कैसे है शारीरिक रूप से, अगर वो क्या है 8 वर्ष का, लेकिन उसका जो मानसिक स्तर होता है, ठीक है, चीजों को समझने का जो स्तर होता है वो कितना, 12 वर्ष के बच्चे तक का हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है। तो ये क्या है, अनुपात में परिवर्तन है। ठीक है, कि ऐसा देखा गया है या ऐसा पाया गया है। तो अनुपात में परिवर्तन की शरीर के आधार पर जो मानसिक परिवर्तन है वो ज्यादा या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए कोई जो कोई समस्या हो सकती है मानसिक आधार पर, और उस वजह से क्या है, वो बच्चे का मानसिक जो स्तर है वो बढ़ा ही नहीं, वो अभी उसी एज में अटका हुआ है या फिर उसी प्रकार की परिस्थितियों में वो फंसा हुआ है। तो वो एक मानसिक प्रकार का जो है स्तर बन जाता है उसका। तो ऐसा वैसे सामान्य स्तर पर ऐसा नहीं देखा जाता। ठीक है, ये एक स्पेशल केस की बात होती है कि जब कोई मानसिक रोग आपको या किसी बच्चे को है उस आधार पर। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे कि ये अनुपातिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि अनुपात के आधार पर, कि जिस एज ग्रुप में बच्चा है उससे ज्यादा अधिक जो है उसका मानसिक विकास हो चुका होता है। इसका कारण ये होता है कि जैसे आपके आसपास जो भी वातावरण है, उस वातावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनको वो स्वाभाविक रूप से देख रहा है। ठीक है, व्यवहार के आधार पर जो है उसने वो चीजें वहां से सीख ली। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव हो सकता है। तो ये एक अनुपातिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है वो लघु प्रौढ़ अवस्था में है। मतलब देखने में आपको लगेगा कि बच्चा जो है बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टीन एज की आप बात करें। ठीक है, तो टीन एज में जो बच्चा है वो 18 से 19 वर्ष का हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मानसिक स्तर पर, ठीक है, एक एक जो वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, वयस्क व्यक्ति यानी जो इसको हम कहते हैं अडल्टहुड की तरह जो है वो विचार कर पाए या उसकी तरह जो है मैच्योरिटी लेवल उसका बन पाए। तो आप कह सकते हैं कि एक 25 या 26 एज का जो व्यक्ति होता है उस पर समान अगर वो मानसिक चिंतन कर सकता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें दिखने में लगता है कि वह व्यक्ति बड़ा दिख रहा है, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन उसका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम चीजों को स्वीकार नहीं करते कि अनुपात के आधार पर जो परिवर्तन आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं जो चीज आपको बढ़ी हुई दिख रही है या फिर एज ज्यादा दिख रही है तो उसी आधार पर उसका मानसिक स्थिति भी विकसित हो गई हो। तो प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में अनुपात की इसी वृद्धि को हम देखते हैं कि एज के आधार पर या फिर किसके आधार पर, कि मानसिक और शारीरिक वृद्धि के आधार पर अनुपातिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। फिर पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। तो विकास के साथ साथ बालक की शारीरिक रूपरेखा में परिवर्तन आपने देखा होते रहते हैं। ये परिवर्तन जैसे उसकी थाइज में, टीथ में, चेस्ट में, पीनियल्स ग्लैंड में, ये सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो
जो भी आपकी फिजिकल शारीरिक रूपरेखा है, ठीक है, उसमें आपको परिवर्तन या फिर आप कह सकते हैं हमें क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है, तेजी। ठीक है, तो इसमें आप ये देखा है कि बच्चे का जब शरीर से उसका परिवर्तन हो रहा है तो एक एज के बाद आपके जो मिल्क टीथ हैं वो खत्म हो जाते हैं और परमानेंट जो टीथ हैं वो आने लग जाते हैं। ठीक है, आपकी जो ग्लैंड्स यानी जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से क्या निकलने लगता है, सिक्रेशन निकलने लगता है, स्त्रावण जिसे हम कहते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है, जो ये दर्शाता है कि आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो वृद्धि है वो सही दिशा में हो रही है। तो पेरिनियल ग्रंथियों का विकास भी जो है इस दौरान शुरू हो जाता है। ये भी क्या है, आपकी शारीरिक परिवर्तन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो भी रूपरेखा है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। किस वजह से, आपके मिल्क टीथ आने की वजह से। ठीक है, ग्लैंड्स की वजह से आपके फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि टीन एज में जब ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती हैं तो आपको पिंपल्स है, ऑयली स्किन है और अन्य चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो इसी वजह से हैं। फिर आते हैं हमारी नवीन रूपरेखा को ग्रहण करना, कि जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको क्या करना, स्वीकार करना। तो विकास की प्रक्रिया में के मध्य जहां पुरानी रूपरेखा समाप्त होती है, मतलब आपका जो चाइल्डहुड पीरियड है जब वो समाप्त हो जाता है और जो टीन एज है वो शुरू हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, पुरानी रूपरेखा के परिवर्तन को त्याग कर नया जो परिवर्तन है उसको स्वीकार करते हैं। वहां पर जो बच्चा है उसके शरीर में नए परिवर्तन, नए चेंज आपको देखने को मिलते हैं। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से जो है नवीन रूप से उभरने वो लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टीन एज है, ठीक है, उसमें जो विकास है, विकास की दर कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, और हर तरह का विकास, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगों पर नियंत्रण करना भी आप इसी स्टेज में सीखते हैं, कि अपनी जो भावनाएं हैं उसको नियंत्रित करना। तो जैसे सेंसिटिव है कुछ लोग, तो वो अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ठीक है, कि अब वो चीज, हर एक प्रति चीज के लिए जो है वो रोना या फिर सेंसिटिव होना शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, तो नवीन मानसिक रूप जो है आपका बदल रहा है, मानसिक स्थिति बदल रही है, मानसिक जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है। आप तेजी से जो है क्या करते हैं, कोई भी काम आपको दिया जाएगा तो आप उसे तेजी से सीखते हैं। तो इस ऐसे अवसर पर नए कार्य करवाने का, आपको अंदर एक आत्मविश्वास लाने का जो स्तर है उसको इस स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपकी जो सामाजिक विकास भी इस तेजी पर, विकास जो है इस स्तर पर बहुत तेजी से होता है। आपने देखा है कि टीनेज में जो लोग होते हैं उनके बहुत ज्यादा मित्र आपको देखने को मिलेंगे, और वो मित्र हर एज ग्रुप के होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं की एज ग्रुप के होंगे, तो आपकी एज से बड़े लोग भी आपके मित्र होते हैं, छोटी एज वाले भी। तो एक मानसिक नया ही रूप आपको देखने को इसमें मिलता है। तो तीव्र गति से परिवर्तन जो है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, और पुरानी रूपरेखा को त्याग कर नए जो चेंजेस आते हैं उससे आपकी जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन का चेंज होना। ठीक है, कि आपकी फेस की जो संरचना है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, स्वेट ग्लैंड बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, कि स्वेटिंग बहुत होने लगती है लोगों को। ठीक है, और अन्य जो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको चेंज करते हैं। जैसे आपका जो साउंड बॉक्स है उससे वॉइस चेंज होना, ये सारे परिवर्तन आपको शारीरिक रूप से जो है बदल देते हैं। तो ये नवीन रूपरेखा जो है आपके अंदर विकसित होती है। फिर विकास की घोषणा। ठीक है, कि विकास को हम क्या कर रहे हैं, पूरा हो गया तो उसकी हम आधार पर चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो पूरा हो चुका है। तो विकास की गति क्या है, इन सब की घोषणा करना संभव है, या बालक की कलाई के एक्सरे के चित्र से भावी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई बच्चा विकसित हो चुका है या नहीं हो रहा, या विकास उसमें हो रहा या नहीं हो रहा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, आप इसको क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको दर्शाना चाहते हैं कि हाँ बच्चा विकसित हो रहा है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, एक तरीका, आप कह सकते हैं एक मेथड है। ठीक है, कि क्या, कि जब बच्चा कैसा होता है, वो बाल्यावस्था में है,
ठीक है, या फिर वो छोटा है, तब आपने क्या किया हो, उसके हाथ की कलाई, यानी आपकी जो रिस्ट होती है जहाँ घड़ी बांधते हैं, वहां का क्या करवाया आपने, एक्सरे करवा दिया। ठीक है, अब उस एक्सरे में उसकी जो बोन्स हैं, ठीक है, वो अभी कैसी हैं, प्री मिच्योर है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, साइज छोटा देखने को मिलेगा, बोन जो है अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो रही, तो वो विकसित होगी, फुली उसका जो साइज है वो नहीं विकसित हुआ होगा। आपकी जो मसल्स हैं वो भी अभी विकसित हो रही हैं। तो और उसके बाद जब आप क्या कहते हैं कि बच्चे का विकास पूरा हो चुका है, ठीक है, कि कंप्लीट हो चुका है, अगर टीन एज में कर रहे हैं या फिर टीन एज समाप्त होने के बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, दोबारा से उसका एक्सरे करा रहे हैं, तो वहां आप ये पाएंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि उसकी जो रिस्ट है, कलाई है, उसका साइज आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जो बोन होंगी, जो हड्डियां हैं, वो क्या हो जाएंगी, फुली मैच्योर हो चुकी होंगी, पूरी तरह से वो विकसित हो चुकी होंगी। ठीक है, आपकी जो मसल्स हैं वो विकसित हो चुकी होंगी। तो ये उसको दर्शाती है कि पहले के साइज में और अब के साइज में फर्क है। ठीक है, हड्डियों के विकास में फर्क है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ, जो विकास है वो हुआ है, सही प्रकार से सही दिशा में हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं इसके माध्यम से। फिर विकास का निश्चित प्रतिमान, ठीक है, कि जो ये दर्शाए कि विकास हो चुका है। तो विकास जिस भी रूप में, स्वरूप में होता है, उसका क्या होता है, निश्चित प्रारूप होता है। तो देखने में वह भले ही हमें अव्यवस्थित लगता है, परंतु उसका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि विकास की, आपको पता है कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है तो ये कैसी होगी, व्यवस्थित होती है। ठीक है, मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि क्रम से जो है विकास पूरा होता है, कि विकास एक क्रम से चल रहा है। ठीक है, और उसी दिशा में जो है आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, हम उसे मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमेशा ही कैसा होता है, क्रम से होता है, कि पहले वही चीज आपको मानसिक रूप से समझ आएगी जिस स्टेज में है आप। ठीक है, जो आपका मानसिक स्तर है, केवल वही चीज आपसे पहले सीख पाएंगे। अगर आपके मानसिक स्तर से ऊंची चीजें आपको बताई जाएंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इससे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास जो है वो हमेशा कैसा होता है, वो एक क्रम से होता है। ठीक है, वो हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार होता है, हमारी वृद्धि के अनुसार होता है, और उस के आधार से हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, अपना एक रूप होता है, एक क्रम होता है, जिस आधार पर ये चलता है। फिर विकास में पाई जाने वाली विशेषताओं की बात करेंगे, कि बहुत सारी विशेषताएं विकास में पाई जाती हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में कुछ स्थूलों का विकास आपको देखने को मिलता है। जैसे फील्डमैन के अनुसार मानव जीवन में अनेक अवस्था, जो मनुष्य है वो जीवन में बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, और मानवीय जीवन में जो गर्भीय अवस्था है, किसी भी अवस्था से में वो कम नहीं होता। तो प्रत्येक अवस्था में प्रभावशाली और विशेषताएं आपको जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जितने भी आपको अपनी विकास की अवस्थाएं आपने अभी तक पढ़ी हैं या फिर सुनी हैं, ठीक है, उस आधार पर आपके पास जीवन में जितनी भी जो है अवस्थाएं हैं, हर एक अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जिनसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ता है। ठीक है, और ये विकास कैसे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, प्रभावशाली विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो और कुछ स्थूलों में, ठीक है, यहाँ पे जो स्कूलों लिख रखा है, यहाँ पे स्थूल आएगा। ठीक है, तो विकास कैसा होता है कि अलग अलग प्रत्येक अवस्था में, मतलब हर अवस्था में अलग विकास आपको देखने को मिलता है, अलग विकास जो है वो दर्शाता है। इसलिए हम अलग अलग अवस्थाओं में विकास का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे गर्भ अवस्था में अलग विकास के चरण आपको देखने को मिलेंगे, अलग तरह से विकास आपको देखने को मिलता है। फिर शिशु अवस्था में अलग शारीरिक और मानसिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, बाल्य अवस्था में अलग डेवलपमेंट आपको मिलती है, इसीलिए हम इसे टॉय एज का नाम देते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था में और चेंज
फिर आती है किशोर अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जो आपको देखने को मिलती है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो अलग अलग, हम इसे इन इन 4 कैटेगरीज में इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि सभी में अलग तरह का मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि हर एक अवस्था कैसी है, प्रभावशाली है। ठीक है, कि अलग प्रभाव आपको इस पर मनुष्य के मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तंभों में देखने को मिलेगा, और उनमें क्या होती है, अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे कि विकास को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो बालक का जो विकास है किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, निवेश है। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे के विकास की आप बात कर रहे हैं तो किसी भी देश के लिए बच्चे का विकास क्या है, एक निवेश के समान है। निवेश का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज में पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं तो उससे आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप किसी बच्चे के विकास की बात करते हैं तो उस विकास में हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा भी, ठीक है, आपकी राज्य सरकार के द्वारा हर तरह के जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को जब वो शिशु अवस्था में है उसे पोषण देना, ठीक है, टीकाकरण करवाना, ये सारी सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम है जो बच्चों को घर घर जाकर जो है उपलब्ध कराए जाते हैं कि ताकि वो बीमारियों से मुक्त रहे। पोषण मतलब उसके शरीर का विकास जो है अच्छी प्रकार से हो सके, पोषण की कमी से उसका विकास ना रुके। तो राष्ट्र क्या कर रहा है, राष्ट्र एक तरह का निवेश कर रहा है। वो अपनी पूंजी बच्चों में क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का निवेश है। जब वह बच्चे विकसित हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वो अपने राष्ट्र का भविष्य बनने वाले हैं। इसीलिए राष्ट्र आप में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आज वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा राष्ट्र जो है नहीं मिलेगा, कमजोर जो है आपका देश हो जाएगा। तो यदि उनका विकास समुचित ढंग से नहीं होगा तो इसमें बालक तो प्रभावित है ही, लेकिन आपका राष्ट्र भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा, कमजोर हो जाएगा। और विकास को प्रभावित करने वाले प्रतिकारक जो है क्या क्या होते हैं, इस प्रकार कि सबसे पहले किसी भी विकास को क्या प्रभावित करती है, आपकी बुद्धि। तो बुद्धि यानी मानसिक विकास। तो बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आपका मानसिक विकास किसी कारण से रुक जाता है तो ये आपके शरीर को भी प्रभावित करता है और आपकी गतिविधियों को भी। तो यदि बालक बुद्धिमान है तो आपने देखा है कि वो नए नए कार्यों में क्या करता है, हिस्सा लेता है। अलग अलग चीजों में वो क्या रहता है, गतिशील रहता है, नए नए कार्य करता है, नई खोज करेगा। जल्दी ही क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, मतलब जल्दी ही चीजें सीख पाएगा। और उसके विपरीत अगर बच्चा कैसा है, मंद बुद्धि है या मानसिक रूप से कमजोर है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसमें सामाजिक संवेग के आधार पर, नैतिक और मानसिक वृद्धि के आधार पर उसकी जो गति है वो कैसी होती है, धीमी। अब अगर आप ये देखेंगे कि अगर कोई बच्चा क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है, तो उसके वो क्या करेगा, नवीन कार्य करेगा, नए नए काम करेगा। ठीक है, हमें उसे बहुत ज्यादा चीजें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो कम समय में ज्यादा चीजें सीख लेता है। इस यही मानसिक विकास को जो है प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगी, परिपक्वता भी जल्दी आ जाएगी। वो जल्दी चीजों को सीख रहा है तो चीजों को समझने का, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो ज्ञान है उसमें जल्दी आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है या बुद्धिहीन है, तो उसको इन चीजों से तो हम बाद में परिचित कराएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम उनके लिए क्या करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो अपने सामान्य जीवन को अच्छी सही प्रकार से जी सके। ठीक है, तो सामान्य जीवन के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक समस्या और बढ़ जाती है। तो मंद बुद्धि बालक का शरीर विकास भले हो जाता है, ठीक है, मतलब शरीर से वो विकसित हो गए, लेकिन बुद्धि से वो कैसे हैं, अभी भी वैसे ही हैं। बुद्धि यानी मानसिक विकास की गति धीमी के होने के कारण ना ही समाज के कार्यों में वो रुचि लेंगे, ना ही नैतिक मूल्यों को समझ पाएंगे, और संवेग यानी कि उन्हें अपनी जो भावनाएं हैं वो भी वो ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या है, आपके विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा आता है कि आपके जो मेल फीमेल जो डेवलपमेंट है,
ठीक है, यानी लड़के और लड़की में जो परिवर्तन आते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सेक्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, जो आपको इस चीज का ज्ञान कराते हैं कि कोई व्यक्ति मेल है या फीमेल है, तो इसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं, किसी भी परिवर्तन की, तो हर चीज पर आपको इसमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अंतर आपको ये समझाता है कि कोई व्यक्ति या तो लड़का है या तो लड़की है। तो जैसे आपके जो कपड़े हैं, आपके बाल या हेयर स्टाइल जो होता है, वो इस चीज को दर्शाता है, अंतर आपको बताता है। ठीक है, कार्य करने के या फिर आपकी जो रुचि है वो भी उसी प्रकार से होती है। तो आपने देखा है लड़कों की रुचि अलग प्रकार के भाग दौड़ जैसे खेलों में होती है, लड़कियों की कम होती है। तो सामाजिक रूप से ऐसे देखने को आपको मिलता है। तो ये शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो जन्म से ही लड़के और लड़कियों में आकार में परिवर्तन आपने देखा है। ठीक है, किंतु लड़कियों में अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है। मतलब हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जब प्यूबर्टी की एज है या फिर जो टीन एज है, उसकी शुरुआत जो है वो गर्ल्स में 13 पर हो जाती है, लेकिन जो बॉयज है उनमें ये 15 पर शुरू होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जो मेल हैं वो बाद में मैच्योर, ज्यादा समझदार बाद में होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल्स हैं उनमें ये जो एज है वो अर्ली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी आपको इसमें क्या है, अंतर देखने को मिलता है। तो इसमें भी विकास की जो दर है आपको अलग अलग देखने को मिलती है, और उस आधार पर आपको अलग अलग तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर आती है ग्रंथियों का स्त्राव, कि मनुष्य के अंदर क्या होती हैं कि ग्रंथियां जो है आपके शरीर में पाई जाती हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, आप हिंदी में कहते हैं इसे ग्रंथि। ठीक है, तो इनसे क्या निकलते हैं, इनसे केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का सीक्रेशन है, स्त्रावण है। ठीक है, कि जब आप विकसित हो रहे हैं तो विकास के स्तर में, जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, जब ये बढ़ रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये किस वजह से बढ़ती है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ती है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन, अगर ये क्या है, आपकी जो ग्रंथि है, अगर उससे सही समय पर नहीं रिलीज होता है, ठीक है, सही समय पर रिलीज होना चाहिए और सही मात्रा में, जरूरत से ज्यादा निकलेगा तो आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी, बहुत कम रहेगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसका क्या होना चाहिए, एक एक्यूरेट अमाउंट में निकलना इसका बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको अपने शरीर में, मतलब आपका जो पोषण है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने वातावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आप किस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो, आपका जो डेली रूटीन है, दैनिक क्रियाएं आप कैसी रखते हो, उन चीजों पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट करते हो। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स से मिले हुए, ठीक है, कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका भी इसमें रोल होता है, कि अगर आपके माता पिता का के अंदर ऐसा गुण नहीं है जिससे आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा लंबी हो, तो भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ग्रंथियों के विकास के अध्ययन को जब हम पढ़ते हैं तो ग्रंथियों के अध्ययन से आपको ये पता चलता है कि विकास के क्षेत्र में नए परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चे में विकास की ग्रंथियों से जब कोई भी स्त्रावण यानी सिक्रेशन निकलती है, कोई केमिकल रिलीज होता है, तो ये प्रभाव जन्म से पहले और पश्चात दोनों ही चीजों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग तरह की ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप जब शुरू से शुरू करते हो, जैसे आपके अपने हेड से शुरू करो, तो आपका जो हेड होता है इसके बैक साइड में आपको पीयूष ग्रंथि देखने को मिलती है। आपने पढ़ा भी होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी जो ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करती है। आपका जो फोरहेड होता है, मतलब सामने वाला जो हिस्सा होता है, उसमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। तो जहाँ आपकी दोनों आंखें मिलती है, आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर मेल फीमेल्स जो होती हैं वो बिंदी लगाती हैं, वो जो जगह होती है वहां पर पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, फिर आप अपने थोरेक्स यानी गले की जब बात करते हैं, वहां पर आपको थायराइड नाम की ग्रंथि देखने को मिलती है। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग जिनका
थायराइड जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। वो आयोडीन अगर कंज्यूम नहीं करते सही अमाउंट में तो गले के पास आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। वो इसी वजह से, क्योंकि जो इससे इस ग्रंथि से निकलता है हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। तो इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है कि सही मात्रा में रिलीज हो। अगर ये कम मात्रा में रिलीज होता है तो भी आपको समस्या होती है, ज्यादा मात्रा में निकलता है तो आपको गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसके सही स्त्रावण के लिए क्या है, आपके शरीर में ये केमिकल निकलना चाहिए। फिर फर्दर अगर आप अपनी बॉडी की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टमक, पेट होता है, उसके आसपास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। तो देख, आपके ब्लड में जो शुगर होती है उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन निकलता है। अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो आपको शुगर नाम की बीमारी हो जाती है। फिर आपके पास एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि लीवर, ठीक है। तो जो भी आप क्या करते हैं, कुछ हैवी खा रहे हैं, कुछ जो भी आप ऑयल, फैट, घी वगैरह खाते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की सिक्रेशन है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है जो ग्रंथियों से निकलने वाले स्त्रावण, जो आप कह सकते हैं केमिकल हैं, जो हमारे अलग अलग शरीर के हिस्से में होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। और उससे जो है अलग अलग तरह का विकास, तो जैसे जो टीन एज आती है उसमें भी आपने देखा है कि जब परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है तो उसके लिए भी जो है हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। मेल में अलग, फीमेल में अलग, बाकी सारे हार्मोन सब में सेम होते हैं, सिर्फ मेल और फीमेल हार्मोन जो है अलग होता है। तो बालक में विकास पर पूरा पूरा प्रभाव जो है इसका देखने को आपको मिलता है। और बच्चे के आकार से ही नहीं अपितु उसके आहार, मतलब कि बच्चा किस तरह का भोजन ले रहा है, वो चीज भी क्या है, ये केमिकल रिलीज करने में जो है आपको सही दिशा देती है। तो विटामिन, प्रोटीन, वसा, ऐसे जो चीजें आपकी डाइट में अगर होती हैं तो आपका मानसिक संतुलन और विकास जो है ये दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो आपकी जो डाइट है उस पर आपको इस समय फोकस करना चाहिए। फिर है शुद्ध वायु और प्रकाश के बारे में, कि जब शुद्ध वायु और प्रकाश, तो जीवन के आरंभिक दिनों में बच्चे के लिए शुद्ध वायु और प्रकाश जो है बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों जब छोटे होते हैं तो उनको धूप दिखाई जाती है, वो उनके विकास के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो वायु और प्रकाश दोनों ही बालक के लिए, उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे उनके आकार में जो है परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो शरीर के आकार को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके अभाव में क्या होता है, असक्षम हो जाते हैं, ये कोई कार्य आपका संपन्न नहीं हो पाता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो है शुद्ध वायु और प्रकाश दोनों ही चीजें क्या है, विकास के लिए अनिवार्य है। फिर आते हैं रोग और चोट। तो किसी चोट के कारण या कोई रोग आपको हो जाता है तो उससे भी आपके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा है कि जब बच्चे हैं वो अगर छोटे हैं, छोटे बचपन में कोई चोट उन्हें लग जाती है तो उनके कारण उनका मानसिक विकास रुक जाता है, ठीक है। जैसे शरीर में या किसी अन्य भाग में या दिमाग में कोई चोट लग गई तो उनका विकास जो है रुक जाएगा। या फिर माता जो है, अगर वो गर्भ धारण जब होता है यानी उसका जो प्रेगनेंसी काल है उस दौरान अगर वो कोई ऐसा केमिकल या ऐसी कोई चीज का सेवन कर रही है, कोई औषधि ऐसी ले रही है, तो उससे भी उसके बच्चे के विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो बाहरी वातावरण, ठीक है। तो जैसे बाहरी वातावरण में के कारण आपको कोई चोट या फिर कोई बीमारी का अगर आपको हो गई है तो उस कारण क्या है, आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। और आंतरिक वातावरण में कि जो पोषण आपको मिल रहा है, यानी जब आप गर्भ अवस्था में, गर्भ की स्थिति में है, जब आपके माता या फिर
माता के द्वारा, ठीक है, किसी प्रकार की औषधि यानी किसी प्रकार की दवा अगर ली जा रही है, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिक या फिर पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम किया जा रहा है, जैसे अल्कोहल हो सकता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो स्मोक करते हैं, या कुछ और कंज्यूम अगर आप कर रहे हैं किसी दवाई के रूप में, तो उसका जो है वो भी क्या करता है, आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की हेल्थ पर क्या डालेगा, अपना प्रभाव डालेगा। तो इससे भी आपका विकास क्या होगा, प्रभावित होता है। फिर आती है प्रजाति। प्रजाति, तो प्रजाति जो है तत्व, प्रजाति पर क्या पड़ता है, तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो प्रजाति तत्वों का प्रभाव बालक के विकास पर देखने को मिलता है, यद्यपि हर लोग ये कहते हैं या फिर इस मत की वो क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं कि जब हम प्रजाति का जो प्रभाव है बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बच्चों के शारीरिक विकास यूरोप की अपेक्षा जो है शीघ्र होते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि प्रजाति के आधार पर कि आपका जन्म अगर अलग अलग जगहों पर होता है, ठीक है, तो जैसे आप मनुष्य की प्रजाति से जो है आपका संबंध है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा कहाँ हुआ है, भारत में जन्म ले रहा है, कोई एक बच्चा यूरोप में सही उसी समय पर जन्म ले रहा है, तो आप ये देखेंगे कि उन दोनों के शारीरिक विकास पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, किस कारण से, भूमध्य सागरीय तट पर रहने के कारण, ठीक है, तो उनके शारीरिक विकास पर आपको क्या है, प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिर विकास पर प्रभाव पड़ता है किसका, आपकी संस्कृति का। तो डेनिस ने बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का भी क्या किया है, अध्ययन किया है कि संस्कृति हमारे विकास को कितना क्या करती है, प्रभावित करती है। तो डेनिस ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि अमेरिका में जो रेड इंडियन बच्चे हैं या सामान्य अमेरिकी जो बच्चे हैं, उनकी उन्होंने क्या की, संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि संस्कृति में भिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक और गत्यात्मक अनुक्रियाएं समान रही हैं, ठीक है, कि मतलब संस्कृति अलग है, ठीक है, कि जो बच्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेड इंडियन, और कुछ जो है कैसे है, सामान्य, ठीक है, कैसे है, जर्नल अमेरिकन जो चिल्ड्रन है, ठीक है, दोनों की संस्कृति कैसी है, अलग है, ठीक है, दोनों की ही संस्कृति कैसी है, अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये देखा कि परिणाम क्या निकला, संस्कृति अलग होने के आधार के बाद भी दोनों की जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो कैसी हैं, एक समान है, उनमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो समाज में वो दोनों समान रूप से रह रहे हैं। ऐसा नहीं क्योंकि संस्कृति अलग है तो वो अलग तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। फिर परिवार में स्थान, कि अगर आपको आपके परिवार में सही स्थान, सही देखभाल, सही पोषण नहीं मिलता तो ये भी आपके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बच्चे के विकास पर इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि परिवार में उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है, अच्छी है या ठीक है, ठीक है। तो पहले बालक आपने देखा है जो बच्चे कैसे होते हैं, पहला बर्थ उनका उनके घर में हो रहा है, फर्स्ट चाइल्ड है जो, उनको घर वालों से ज्यादा प्रेम स्नेह, ज्यादा जो है उन्हें अटेंशन मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम बालक के आधार पर उनको जो है ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा चीजें दी गई हैं, ठीक है, सीखने के लिए उनके पास ज्यादा अच्छा बेहतर वातावरण हो सकता है। तो अपने छोटे भाइयों की अपेक्षा बड़े भाइयों को ज्यादा शीघ्र आपने देखा है कि अटेंशन या ज्यादा प्यार जो है, चीजें ज्यादा उपलब्ध मिलती हैं। तो ये चीज भी क्या करती है, बहुत मैटर करती है आपके विकास में, कि परिवार में आपका स्थान क्या था। फिर हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं यानी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं हमारे विकास की, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो लाउटन ने विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करते हुए हमें ये बताया है कि हमारे जीवन में
का विस्तार अनेक अंशों में विभक्त होता है और प्रत्येक अंश का समायोजन में समस्या होती है। ठीक है, कि लावटन हमें ये कहना चाहते हैं कि जो विकास है वो क्या होता है, अवस्थाओं में या फिर अलग अलग जो चरण होते हैं, आप कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, इनमें क्या होता है, वो बटे हुए होते हैं। अलग अलग हमारी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं, और सभी अवस्थाओं में हमें क्या करना पड़ता है, एक समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आपने देखा कि आयु यानी एज के आधार पर, काल समय के आधार पर, जो आरंभिक कथाएं हैं उनके आधार पर नहीं, समस्याओं को हल करने की एक नई प्रणाली आपको बनानी पड़ती है। जीवन भर व्यक्ति को अपनी समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। इसके लिए किसी विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रविधि का भी आविष्कार कर सकते हैं, और उनमें कुछ विधियां आपके लिए उपयोगी भी हो सकती हैं, कुछ अनुपयोगी भी हो सकती हैं, कि आपने अपनी जीवन के आधार पर या फिर अपने विकास के आधार पर जो कुछ भी क्या है सीखा है, उससे जो भी आपकी समस्या ये है, उनके लिए जो भी आप समाधान निकाल रहे हैं, ठीक है, वो समाधान आपके लिए सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो जो भी विधियां आप चुन रहे हैं वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो ये एक अंश से दूसरे अंश को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब आपकी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लाइफ को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और यहाँ पर कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि विकास जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले सैले क्या है, सैले एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ये कहा है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसका वर्गीकरण हम क्या कर सकते हैं, 3 स्टेजेस में कर सकते हैं। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है क्या, शैशव अवस्था, जिसे आप कहते हैं इनफेंसी पीरियड, जो कि 1 से लेकर इन्होंने बोला कि ये कहाँ तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बोली कौन सी होती है, बाल्यकाल, या फिर हम इसे बोलते हैं चाइल्डहुड एज, जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। फिर इन्होंने कहा कि जो तीसरी अवस्था होती है इसे हम बोलते हैं अडोलसेंस, जो 13 से लेकर 18 वर्ष तक रहती है। तो ये 3 अवस्थाओं में इन्होंने क्या किया, जो विकास है, विकास की 3 स्तर इन्होंने बताए, और अलग अलग स्तर में अलग अलग तरह का व्यवहार जो है व्यक्ति का आपको देखने को मिलता है, जो शारीरिक और मानसिक आधार पर दोनों ही अलग होते हैं। दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं रोस ने अपने ढंग से विकास की अवस्थाओं के बारे में हमें बताया, और ये कहते हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था, जिसे हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, और इनके अनुसार जो इन्फेंसी पीरियड है वो 1 से लेकर 3 वर्ष का होता है। तो ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि रोज के आधार पर जो विकास की अवस्था है वो कितनी होती हैं, और इन्फेंसी पीरियड में जो एज है वो उन्होंने अपने आधार पर कितनी कंसिडर की है। तो इससे पहले सैले ने 1 से 5 वर्ष, और जबकि रोज ये कहते हैं कि जो इन्फेंसी पीरियड है वो 1 से लेकर 3 वर्ष का ही होता है। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बाल्यकाल यानी जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, चाइल्डहुड एज होती है, इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि बाल्यकाल जो है वो 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, दूसरा होता है लेटरल चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली मतलब अब बाल्यकाल की शुरुआत हो रही है और शिशु अवस्था का अंत हो रहा है। ठीक है, जो 4 से लेकर 6 वर्ष को दर्शाती है। उत्तर बाल्यावस्था उसे कहते हैं जिसमें आप ये कहेंगे कि बच्चा जो है इन चाइल्डहुड पीरियड को छोड़कर टीन एज में जाने की शुरुआत कर रहा है। और लास्ट एज जो आती है जिसे हम कहते हैं किशोर अवस्था, एडोलसेंस एज, 13 से लेकर 18 वर्ष तक। अगले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं कॉल्सनिक, जो ये कहते हैं कि हमारी जो विकास की प्रक्रिया है उसका वर्गीकरण हम बहुत चरणों में कर सकते हैं। इन्होंने इसको और भी ज्यादा भागों में विभाजित कर दिया, और इन्होंने कहा कि जो हमारी
विकास की अवस्था है वो कितने भागों में विभाजित हो सकती है? 6 भागों में। ठीक है, तो पहली जो अवस्था इन्होंने बताई कि गर्भधान के जन्म से पूर्व। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है कि बिफोर बर्थ, जन्म से पहले, एंड वॉर्म पीरियड। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसको दूसरी जो अवस्था है नव शैशव। इन्होंने शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी पीरियड को भी क्या किया है? 2 भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। इन्फेंसी पीरियड को इन्होंने 3 स्टेजेस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि इन्फेंसी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है नव शैशव अवस्था, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा कि ये अवस्था जो है वो 3 से लेकर 4 सप्ताह तक की होती है। फिर अर्ली, ठीक है, अर्ली यानी आरंभिक शैशव अवस्था, जिसमें इन्होंने कहा कि 1 या 2 मास से लेकर 15 मास तक ये अवस्था जो है। फिर लेटरल यानी इन्होंने इसको शैशव अवस्था को उत्तर शैशव अवस्था में बदल दिया, और 60 से लेकर 30 मंथ की बात हो रही है, यहाँ पर मंथ के हिसाब से इन्होंने इसका डिवीजन किया है। फिर इन्होंने कहा कि जो चौथी अवस्था आती है हमारे पास वो होती है पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसे 2.5 से लेकर 5 वर्ष तक कंसिडर किया है। और उसके बाद चौथी जो अवस्था है इन्होंने कहा कि यह अवस्था होती है किशोर अवस्था, जो 13 से लेकर 21 वर्ष तक रहती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि विद्वानों ने सामान्यतः इस वर्गीकरण को अपने अध्ययन का आधार बनाया, और इस आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तकों में इनके बारे में चर्चा की। मतलब अलग अलग जितनी भी स्टेजेस इन्होंने बताई हैं उन स्टेजेस में होने वाले परिवर्तन को भी इन्होंने क्या किया? अपनी किताबों में दर्शाया है। तो नवशैशव अवस्था में जो परिवर्तन हुए इन्होंने उसके बारे में बताया होगा। आरंभिक शैशव अवस्था में किस तरह के परिवर्तन शारीरिक मानसिक आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और फिर उत्तर शैशव अवस्था में जो भी आपको चेंजेस मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं कि कौन सी अवस्था होती है? ये होती है बिफोर बर्थ की अवस्था। ठीक है, जब आप क्या से होते हैं, एक जिसे हम बोलेंगे प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है, उस अवस्था को हम यहाँ दर्शा रहे हैं, जो 250 से लेकर 300 डेज की यहाँ पर कंसिडर की जाती है, जिसको इन्होंने 3 भागों में जो है वर्णित किया है। पहली जो अवस्था होती है भ्रूणिक अवस्था इसे कहते हैं, 0 से लेकर 2 सप्ताह तक की होती है। दूसरी अवस्था 3 से लेकर 10 सप्ताह होती है, और तीसरी जो अवस्था होती है वो 11 से जन्म तक के सप्ताह की होती है, जिसमें अलग अलग आपको क्या देखने को मिलेंगे? परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के चेंजेस हर एक स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं, जो इसकी क्या दर्शाते हैं? विकास की स्थिति को दर्शाते हैं, डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। फिर दूसरी अवस्था जो यहाँ पर बताई गई है वो है बाल्यकाल से लेकर जन्म तक की अवस्था। ठीक है, बाल्यकाल जन्म से 12 वर्ष तक की अवस्था। और इस अवस्था को भी इन्होंने किसने 3 स्टेजेस में डाला जो है बांटा है। पहली शैशव अवस्था जो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की है। फिर अब पूर्व बाल्यकाल, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जिसे आप कह सकते हैं कि बच्चा जब बाल्यकाल में प्रवेश कर रहा है चाइल्डहुड पीरियड में, और वो शुरुआती बाल्यकाल में है। उत्तर बाल्यकाल यानी वो अपनी बाल्यकाल की अवस्था को छोड़कर अब टीन एज में जो है प्रवेश करने जा रहा है। और तीसरी जो अवस्था होती है हमारे पास वो होती है किशोर अवस्था, जो 13 से लेकर 19 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने भी बताई हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जो आपको परिवर्तन चेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिस आधार पर हम क्या करते हैं? विकास का अध्ययन करते हैं। शारीरिक मानसिक सामाजिक स्तर पर हर एक चीज पर जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास